सो हमें देखनी थी लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल। हमने देखा कि बोर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? क्या किया था एक्सपेरिमेंट बोर ने? वो एक कुछ कैप्सूल जैसा, हाँ, एक ट्यूब ली, सपोज एक कंटेनर लिया, अंदर हाइड्रोजन भरा था, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया था एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाँ, और लाइट इमिट करवाई थी। और हाई वोल्टेज दिया था। लाइट इमिट नहीं करवाई थी, हाई वोल्टेज दिया था उसको। सो उसमें से लाइट इमिट हुई वायोलेट कलर की। यस, फिर वो लाइट का क्या हुआ? वो लाइट का कुछ किया ना हमने, क्या किया? वो लाइट को प्रिज्म में से पास किया। तो लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो हुआ क्या? लाइट स्प्रेड हो गई, उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम मिला। अब पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम जो मिला, वो स्पेक्ट्रम की स्टडी हुई और अलग अलग साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी की और उसके अकॉर्डिंगली वो सीरीज को, वो स्पेक्ट्रम की सीरीज को साइंटिस्ट ने अपने नाम दिए, जिसमें क्या क्या नाम थे? यस, करेक्ट। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। ओके, यस। और दैट्स इट, ये था। एंड पूरा एक्सपेरिमेंट किया और पर्टिकुलरली हमें बहुत सारे इक्वेशंस भी मिले कि भाई अगर E है, ओके, E मतलब एनर्जी, तो ये जो एनर्जी है हमें पता है कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 5 में जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? गेन करनी पड़ेगी। तो एनर्जी गेन करेंगे तभी तो वो n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 5 में जाएगा। ओके, और अगर n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू वापस 1 में आना है तो वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। ओके, अलग अलग रेडिएशन करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ के, वो एनर्जी बाहर चली जाएगी और फिर वो वापस n इज इक्वल्स टू 1 में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूलाज थे वो भी हमने देखे थे। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और जूल पर सेकेंड वाला। ओके, देन हमने बोर्स मॉडल के लिए पर्टिकुलर रेडियस क्या थी वो भी देखा था, 52.9 n² वाला फॉर्मूला आया था। ओके, तो वो सब मैंने बोला था कि याद रखना क्योंकि उसके बेस के न्यूमेरिकल्स है। आज हो सके तो आज हम वो भी देख ही लेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो बोर ने तो इतना अच्छा काम कर दिया, हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन का एटॉम है, उसमें यहाँ पर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन है और बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, वो भी हमने देख लिया। वो कैसे देखा था कि n इज इक्वल्स टू 1 पर है, फिर n इज इक्वल्स टू 2 वाली ऑर्बिट पर ही इलेक्ट्रॉन है, बीच में कहीं पर नहीं हो सकता। उसके लिए कौन सा रीजन था, याद करो फटाफट। पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्या था वो वैल्यू? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव होल नंबर के मल्टीप्लाई में ही होनी चाहिए, h/2π की वैल्यू। ओके, तो वो कौन सी थी? एंगुलर मोमेंटम, याद करो, MVR, वो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने बोला था पढ़ना है, याद आया? एंगुलर मोमेंटम MVR की वैल्यू, यार तुम ऐसे, मैंने इसलिए बोला था कि भूल गए तो गए, ये रहा। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम मैंने बोला था कि MVR फिजिक्स में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें याद रखना है कि ये जो MVR है, वो MVR अगर हमने कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू जो हो रही है वो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। ओके, वो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में होगा, MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। तो ये जो n है वो हमेशा h/2π है, तो n हमेशा क्या होगा? 1 2 3 4 इंटीजर ही होंगे। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर, यू कैन से नेचुरल नंबर, वही होंगे, तभी ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। ये देखा था ना हमने। ओके, तो ये तो सिर्फ याद आया इसलिए पूछा। तो हम अभी लिमिटेशंस बात कर रहे हैं। सो देखो क्या क्या लिमिटेशंस थी हाइड्रोजन के लिए, तो पूरा सही था, डिट्टो। तो क्या ये फाइनल है? नहीं, ये फाइनल नहीं है। हमने देखा था कि ये जो बोहर ने मॉडल दिया है वो 100% सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के अलावा वहां वो जो कंटेनर है, ग्लास ट्यूब है, उसमें तुमने सोडियम, हीलियम, नियॉन, आर्गोन,
कोई भी गैस फिल कर दिया और फिर सेम एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर भी स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ऐसा नहीं है स्पेक्ट्रम नहीं मिलते, स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लेकिन ये स्पेक्ट्रम की स्टडी के बेस पर से जो इलेक्ट्रॉन लगेगा कि यहाँ आना चाहिए, और जो प्रैक्टिकली हमें पता चला कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इलेक्ट्रॉन के लोकेशंस की, वो मैच हो रही नहीं है। दैट्स व्हाई बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस हमें देखनी है। देखो, बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ओवर द रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, एज it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions, हाइड्रोजन जैसे आयंस कौन कौन से, हीलियम प्लस, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, Li+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए तो 3 में से 2 चले गए तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। देन अगेन बेरिलियम+3, 4 थे उसमें से 3 भेज दिए तो एक ही बचेगा। ये एंड सो ऑन, सबके लिए हम ऐसा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर सकते हैं। However, Bohr's model was too simple to account for the following points, कि भाई following points जो अभी हम देखेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, और जो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं उसके लिए वो जो पर्टिकुलरली सेटिस्फाई होना चाहिए सारे इक्वेशन एंड ऑल, वो सेटिस्फाई, जो भी इक्वेशन मिले हैं हमने डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही सही है, बाकी के लिए नहीं। So first point, it fails to account for the finer details. Okay, जो finer details है उसको एक्सप्लेन करने में वो फेल हो जा रहा है। बोर्स का मॉडल, बोर फेल हो जा रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, बोर का मॉडल फेल हो जा रहा है। फाइनर डिटेल्स मतलब क्या, कि ये जो हमने देखा था ना कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलते हैं, ओके, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 मतलब ऐसे पर्टिकुलरली हमें स्पेक्ट्रम मिले थे, हमने फिगर भी ड्रॉ की थी। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम पर्टिकुलरली, सपोज ये लाइट आई और लाइट आने के बाद से तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम में कई जगह बहुत ही नजदीक में 2 है, या बहुत ही नजदीक में कितनी लाइनें हैं, 3 लाइन्स है। तो 2 लाइन होगी तो उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, 3 लाइन्स हो तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये जो ड्यूप्लेट और ट्रिपलेट है उसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। ओके, सो वही बोल रहे इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, के भाई एकदम और ज्यादा माइन्यूट फाइनर डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। डबलेट, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. For example, helium atom which possesses only 2 electrons. Further, Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectrum lines in the presence of magnetic field. मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड हो, ओके, पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम अप्लाई करें, यहाँ पे लाइन आ रही है, लेकिन ये लाइन जो आ रही है ये प्रिज्म हमारा था, राइट, ये हमारा प्रिज्म था और यहाँ से ऐसे वो लाइन निकली थी और यहाँ से ऐसे पूरा स्प्रेड हुआ, ओके। तो ये जो स्प्रेड हुआ है हमारी लाइट, तो पर्टिकुलर यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसा समझो मैं बहुत बड़ा, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट लेके आ गया ना, तो जब भी मैं मैग्नेट ये स्पेक्ट्रम के नजदीक लाऊं ना, तो ये स्पेक्ट्रम और ज्यादा स्प्रेड हो जा रहा है। ये कौन है, इसी को जूम कर रहा हूं मैं, यही इसी को क्या कर दिया, जूम कर दिया। देखो ये इतना दिख रहा था और मैग्नेटिक फील्ड लेके आया तो ऐसा दिखने लगा, और ज्यादा स्प्रेड होने लगा। ओके, ये क्यों हो रहा है भाई, उसके बारे में पता चलता नहीं है। ये इफेक्ट को बोलते हैं जीमन, ये कितना गंदा कर दिया, ये इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या, जीमन इफेक्ट, और एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द स्टार्क इफेक्ट। ओके, समझ में आया क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि फाइनर डिटेल्स नहीं मिल रही है। फाइनर डिटेल्स मतलब क्या, डबलेट हो, ट्रिपलेट हो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। उसी सेंटेंस में, उसी पॉइंट में बोला कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही है, हीलियम उसके जैसा ही है, ओके, लेकिन उसके जैसा है इन द सेंस हीलियम जिसमें एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, फिर भी ये मॉडल वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो जो हमारा डेटा मिल रहा है, डेटा कैसे मिल रहा है, प्रैक्टिकली जो डेटा मिल रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, ओके, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम यूज की, तब हमें पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रम है जो ऑब्टेन हो रहे हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन और बाकी कोई भी गैस के लिए, वो थियरी और प्रैक्टिकल के डेटा मैच नहीं हो रहे। समझ में आया?
ओके, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वो कैसे यूज किया, प्रैक्टिकली। और थियोरेटिकली तो हमारे पास बोर मॉडल और इक्वेशन सारे हैं ही। तो जो इक्वेशन से हम गिनेंगे वो कौन से डेटा हुए, एनालिटिकल बोल सकते हो और थियोरेटिकल बोल सकते हो। और प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है, जब करेंगे और जो दिखेगा वो नोट डाउन करेंगे। वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, एंड अगेन हाइड्रोजन के अलावा किसी और के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड अनएबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस बाय प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या बोलते हैं हम, जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। डन। मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम 10th में भी पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की बात थी। अब हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, फिजिक्स में डिटेल्ड में। ओके, कहने का मीनिंग है कि पर्टिकुलर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला, वो स्पेक्ट्रम प्रिज्म की वजह से कैसे स्प्रेड हो गया, वैसे और ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो तब। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आंसर बोर के पास नहीं है। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। देन नेक्स्ट, इट कुड, पहला पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट में 3-3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सो अगर सपोज 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा हुआ है तो तुम्हें उस हिसाब से लिखना है। ओके, और पॉइंट नोट डाउन करके। It could not explain the ability of the atoms to form molecules by chemical bonds। मतलब कि केमिकल बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम आ गए और वो लोग मिल गए और H2 मॉलिक्यूल बन गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो वो तो एटम थे लेकिन दोनों इकट्ठा होके क्या बन गया, हाइड्रोजन का एलिमेंट से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ये जो मॉलिक्यूल बना, ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड के बारे में भी, ये बॉन्ड कैसे बनता है, क्या है, वो कोई इंफॉर्मेशन बोर के पास नहीं थी। ओके, तो बॉन्ड जैसे बनते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये भी, ये जो हमारा पर्टिकुलर, और ये हम केमिस्ट्री में इसी साल पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसे इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है या शेयरिंग होती है। और हमें तो 10th के बेस तक अभी तक क्या पता है कि एक्सचेंज हो गया मतलब आयनिक बॉन्ड बन गया, और शेयरिंग हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इतना तो हमें पता है। और डिटेल्ड में समझेंगे कि लेन देन हो गई, आयनिक बॉन्ड बना, एक्सचेंज हो गया, तो एक्सचेंज कहाँ से क्या हो रहा है, मतलब इसकी ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में से कौन सी ऑर्बिट में जाएगा दूसरे एलिमेंट के, वो सब डिटेल में हम केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं दिस ईयर ओनली। ओके, बट कहने का मीनिंग है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ भी हो, बहुत डिफरेंट टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, वो सब बॉन्ड आएंगे 11th में, डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन, ये बॉन्ड कैसे बनता है, क्या है, वो कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से, बॉन्ड। ओके, सो दैट इज द लिमिटेशन, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। इन अदर वर्ड्स, taking into account the points mentioned above, one needs a better theory which can explain the salient features of the structure of complex atom। मतलब कि अगर ये ऊपर वाले पॉइंट्स की बात करें तो हमें कोई और पक्का मॉडल चाहिए जिससे कि कॉम्प्लेक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, जो भी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी ऑर्बिट्स है और कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, तो उनको समझने के लिए कोई और अच्छा, इससे बोर मॉडल से भी, जैसे कि जे थॉमसन का मॉडल था, फिर उसके बाद आया रुथरफोर्ड का मॉडल, फिर उसके बाद आया बोर्स मॉडल। ओके, तो इन अभी बोर मॉडल से भी ऊपर का कोई पर्टिकुलर मॉडल चाहिए जिससे कि हमें अच्छी सी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, चाहे कोई भी एलिमेंट हो 118 में से, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर कि अच्छा इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, तो सेंटर में इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 यहाँ घूम रहे होंगे, ऐसी पक्की इंफॉर्मेशन मिले, वैसा अभी हमें ढूंढने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास है, लेकिन हम जो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, मतलब हम जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वैसे हम जो समझ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अभी और अपडेशन की ज़रूरत है। समझ में आया? तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ द बोर मॉडल। पक्का समझ में आ गया? क्या क्या लिखना है लिमिटेशंस में? पहला पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट और जो तुम्हें याद ही है ऑलरेडी,
क्या हाइड्रोजन के लिए सही है, बाकी किसी के लिए सही नहीं है, वो लिख दो। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे दूसरे पॉइंट में कि भाई फाइनल डिटेल्स नहीं मिल रही है, डबलेट और ट्रिपलेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही नहीं है, दूसरा पॉइंट भी लिख दिया। फिर तीसरा पॉइंट जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही नहीं है। ओके, चौथा पॉइंट क्या, बॉन्ड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये भी हमें पता चल रहा नहीं है। अगर और पांचवा है वही पॉइंट वापस सेम जैसा ही हो जाएगा कि हीलियम के जैसे सपोज हमने He+ भी ले लिया, He+ लिया या He लिया और उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट बाय मतलब जो रिजल्ट हमें एनालिटिकली और थियोरेटिकली मिल रहे हैं उसका हम अगर डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो वो जो रिजल्ट है वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये 5 पॉइंट लिख दो, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द बोहर मॉडल। अंडरस्टूड? पक्का? डन? तो क्या हमने देखो स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि बहुत कुछ इसमें ऐसा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें नहीं सिर्फ एक बार हाँ 11th में ऐसा पढ़े थे बस इतना याद रहे, ओके वैसे पढ़ना है, ओके, बट अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो काम का नहीं है वो तो करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों? इंफॉर्मेशन के लिए तो बहुत, सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो ऐसा तो बहुत भर भर के नॉलेज है, ओके, तो वो सब अभी हम गेन करने नहीं बैठे हुए ना, हमें तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और 11th-12th में बोर्ड में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारा नॉलेज है, कितने के पीछे पड़ेंगे हम, वैसे ही हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे क्या इन्वेंशन होते रहे, जो इम्पोर्टेंट है, जो JEE नीट में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकने वाले जैसे उसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बीच बीच में बता ही दे रहा हूँ, और एट द सेम टाइम कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ कि ये सब तुम ऐसे ही पढ़ लो मतलब क्या, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो कि हाँ ऐसा है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा था, ओके, डन, श्योर, ओके। तो ये थे लिमिटेशंस